हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैंने राइट कर रखा है कि मीटर ब्रिज और मीटर ब्रिज के साथ में पोटेंशियोमीटर और उसका प्रिंसिपल। तो आज का जो लेक्चर है ये प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड होने वाला है। अब प्रैक्टिकली थ्योरी आज हम पढ़ने वाले हैं और आपको जो इसका अगर प्रैक्टिकल देखना है तो आप इससे अलग जो है आप लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट वाला जो है आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो अपन बात करते हैं मीटर ब्रिज की। मीटर ब्रिज में आज हमको पढ़ना है डायग्राम, प्रिंसिपल, फॉर्मूला, डेरिवेशन एंड प्रिकॉशंस। मीटर ब्रिज क्या होता है, उसका डायग्राम कैसा होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका फार्मूला डेरिवेशन क्या है और क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानी हमको रखनी चाहिए। मीटर सेतु और उससे संबंधित जितनी भी बातें हैं हम आज वो पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल, यानी कि जो विभवमापी होता है वो क्या होता है और उसका सिद्धांत क्या होता है, किस सिद्धांत पे वो काम करता है, ये दो चीज़ें अपने को पढ़नी है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे नंबर 1 मीटर ब्रिज की। अब मीटर ब्रिज क्या होता है, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मीटर ब्रिज यानी कि जो स्केल हम लेने वाले हैं कहीं ना कहीं उसकी लेंथ 1 मीटर होने वाली है, इसलिए इसका नामकरण जो है वो मीटर ब्रिज रखा गया है। तो सबसे पहले डायग्राम को हम समझते हैं। अब मीटर ब्रिज का जो डायग्राम है सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम ही है। अगर हम डायग्राम को ध्यान से समझेंगे तो उसमें ही सारी बातें हमारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए मीटर ब्रिज में अपने को क्या करना है कि सबसे पहले जो है एक मीटर स्केल लेना है। सपोज करो कि ये यहाँ पे जो मैंने जो ए से लगा के जो है सी तक जो है 1 मीटर वायर लिया है, यानी कि 1 मीटर का स्केल है। इस स्केल इसके ऊपर अपन बना देंगे। चाहो तो आप इस तरह से जो है स्केल इसके ऊपर ड्रा कर लो। ये मीटर स्केल है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर। तो इस तरह से अपन मीटर स्केल को ड्रा कर सकते हैं। मीटर स्केल ठीक है, ये हमारा मीटर स्केल हो गया। ये जो मीटर स्केल हमने लिया है इसकी लेंथ को हम कैपिटल एल कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो लेंथ है इसकी, ये कैपिटल एल लेंथ का जो है वायर है। अब ये वायर किस धातु का बना हुआ है, किस मेटल का बना हुआ है, तो अपन पहले डायग्राम को पूरा लेवल डायग्राम को कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये वायर हमको कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, ये जो मीटर स्केल है, इस मीटर स्केल में अपने को क्या करना है कि नीचे से जो है पहले एक स्विच और बैटरी कनेक्ट कर देना है या सेल कनेक्ट कर देना है करंट फ्लो करने के लिए। सपोज हमने ये एक सेल ले लिया और इसके साथ में जो है हम एक की लगा देंगे, स्विच लगा देंगे और इस तरह से जो है ये नीचे वाला सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से हम करंट पास करेंगे इस मीटर स्केल में, आई करंट। ठीक है, अब इसमें ऊपर का जो पोर्शन है उसमें क्या करना है अपने को कि एल शेप में, कौन से शेप में? एल शेप में जो है अपने को जो है एक ब्रास स्ट्रिप लेना है ना, धातु की जो है तांबे की एल आकार की 2 हमको पत्तियां लेनी है, स्ट्रिप लेनी है और इन स्ट्रिप के बीच में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने वाले हैं। यानी कि कुल मिला के जो मीटर ब्रिज जो होने वाला है, ये मीटर ब्रिज जो है किसी न किसी वायर के अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने में यूज होता है। तो हमसे क्वेश्चन भी यही पूछा जाता है कि मीटर ब्रिज की हेल्प से हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को, कोई भी वायर अगर हमारे पास है, कोई भी जो है तार हमारे पास है, तो उसका प्रतिरोध अगर अपने को मालूम नहीं है, रेजिस्टेंस अपने को मालूम नहीं है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, तो वो हम मीटर ब्रिज की हेल्प से करते हैं। अब मीटर ब्रिज में क्या करेंगे कि ये जो एल शेप की स्ट्रिप लगाई मैंने, ये एल शेप की स्ट्रिप में यहाँ पे जो है गैप छोड़ देंगे बीच में, यहाँ पे थोड़ा सा गैप यहाँ पे लगा दिया मैंने और एक स्ट्रिप और इधर कनेक्ट कर दी यहाँ पे, और इधर यहाँ पे भी जो है हमने गैप लगा दिया। ठीक है, 2 गैप छोड़ेंगे अपन इसमें। अब इस गैप में जो है यहाँ पे जो है एक अननोन रेजिस्टेंस एस और यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस बॉक्स जो है आरबी कनेक्ट करेंगे और उस तरह से जो है अब यहाँ पे एल शेप की जो स्ट्रिप है हमारी मेटालिक स्ट्रिप जो कि ब्रास की है, ये एल शेप में जो है 2 स्ट्रिप हमने जो है ली है। चाहो तो इसका नामकरण कर देते अपन एक्स और वाई। एक्स वाई जो है एल शेप की ब्रास स्ट्रिप है जिसके बीच में हमने 2 गैप छोड़ा है। इस गैप को जो है मैं स्मॉल लेटर में ए बी
और इसको CD नाम दे देता हूँ। ये AB और CD दो जो है अलग अलग गैप हमने छोड़ी थी। इस गैप के बीच में हमने क्या करा कि जो AB वाली गैप है वहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस अपने को पहले से मालूम होता है, बाजार में रेडीमेड मिलता है, हम उसकी वैल्यू हमको पता होती है, उसको यहाँ लगा देते हैं। उसके बाद एक ये जो BC वाला जो पार्ट है ये भी एक ब्रास स्ट्रिप ही है। इस ब्रास स्ट्रिप के फिर इधर ये जो CD वाली गैप है यहाँ पे हमने एक अननाउन रेजिस्टेंस S यानी कि अज्ञात प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है, उसको यहाँ पे हमने कनेक्ट करा है। क्लियर है? अब इसमें हमने जो है क्या करना है कि ये जो बीच वाली जो स्ट्रिप है, जो ब्रास स्ट्रिप है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं, एक धारामापी कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे जो है जोकी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? जोकी। जोकी क्या होता है बच्चों कि इस मीटर स्केल के ऊपर इस जोकी को हम आगे पीछे चलाते हैं और आगे पीछे टैपिंग की टाइप होता है ये, और जब हम इसको आगे पीछे चलाते हैं तो फिर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हम चेक कर पाते हैं। गैल्वेनोमीटर आपको पता है कि धारामापी होता है, जो कि धारा मापने का काम करता है, करंट की प्रेजेंस का पता लगाता है सर्किट के अंदर। ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये जो जोकी है, ये वाला जो पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को B नाम दे देता हूँ सपोज। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम ये पूरा हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। ठीक, अब इस सर्किट में हमको क्या करना है, ये नाउन रेजिस्टेंस, ये अननाउन रेजिस्टेंस है, इसको हमको फाइंड करना है कि इस वायर एस का रेजिस्टेंस कितना है, इसका प्रतिरोध कितना है। तो सबसे पहले बात करी हमने लेवल डायग्राम की, तो डायग्राम लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ये स्विच लगा दिया मैंने, ये पूरा जो है यहाँ ए से लगाकर सी तक जो वायर है हमारा, जिसको हमने मीटर स्केल बोला है और उसी की वजह से इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा है, उसकी लेंथ को हमने कैपिटल L लिखा है, जिसकी वैल्यू 1 मीटर है। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात यहाँ पे ये होती है कि ये जो ए से सी तक का जो मीटर वायर हमने यूज करा है, ये मीटर वायर हमको किस मेटल का लेना चाहिए। तो बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि ये जो वायर होता है ये किस मेटल का हमको लेना होता है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो वायर होता है, या तो हम इसका मैग्नीन का लेते हैं, या कॉन्स्टेंटन का लेते हैं, या नाइक्रोम वायर लेते हैं। अब यही वायर हम क्यों लेते हैं, क्योंकि जब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं और करंट फ्लो करने से जब वायर जो है हीट होता है, गर्म होता है, तो ये जो 3 मेटल के नाम मैंने आपको बताए, इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज नहीं होता है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो जो सभी जगह जो है हम इसकी वैल्यू जो है हमको एक जैसी मिलती है। अगर हम ये वायर नहीं यूज़ करेंगे तो फिर रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होने से इसकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो प्रभावित हो जाएगी। इसलिए जो वायर हम यूज़ करते हैं, या तो मैग्नीन का लेते हैं, या कॉन्स्टेंटन का लेते हैं, या नाइक्रोम वायर लेते हैं। इन तीनों में से कौन सा भी वायर हम ले सकते हैं, जो कि टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से उनके रेजिस्टेंस पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रतिरोध में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि जो मीटर सेतु होता है ये किस सिद्धांत पे काम करता है। तो देखिए बच्चों कि ये एक प्रतिरोध हो गया, ये एक प्रतिरोध हो गया, 2 रेजिस्टेंस ये हो गए। अगर यहाँ पे अगर हमको 2 रेजिस्टेंस और दिखते हैं तो इसमें 4 रेजिस्टेंस हो जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो मीटर ब्रिज होता है, जो मीटर सेतु होता है, वो व्हीटस्टोन सेतु के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। और हमने पिछले लेक्चर में देखा भी था कि जो व्हीटस्टोन सेतु होता है उसमें जो प्रिंसिपल होता है उसके अकॉर्डिंग P/Q = R/S होता है, कि अगर 4 रेजिस्टेंस है तो उनका जो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है, P/Q = R/S। तो अगर हम इसको P मान लें, इसको Q मान लें, है ना, या इसको R लिख देता हूं मैं, ये R, ये S, और अगर मैं इस पोर्शन को P कंसिडर कर लूं, इस पोर्शन को Q कंसिडर कर लूं, तो ये 4 रेजिस्टेंस हमको दिख जाएंगे। तो प्रिंसिपल तो क्लियर हो गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर मीटर ब्रिज काम करता है। मीटर ब्रिज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब कैसे काम करता है ये हम फार्मूला डेरिवेशन में काम करेंगे। फार्मूला डेरिवेशन में हम इस एस की वैल्यू को फाइंड करेंगे, एस के मान को ज्ञात करेंगे, किसके हेल्प से, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के आधार पे, प्रिंसिपल के आधार पे। तो हम ये मान लेते हैं, इसमें कंसीडर कर लेते हैं कि ये ए से बी तक, ये बी वो पॉइंट है जिसको हम बैलेंस पॉइंट बोलते हैं। अब आपको क्या बता दूं कि बैलेंस पॉइंट क्या होता है। तो बैलेंस पॉइंट यानी कि संतुलन बिंदु का मतलब ये होता है कि जब हम गैल्वेनोमीटर को, धारामापी को जोकी के साथ कनेक्ट करके इस मीटर स्केल के ऊपर आगे पीछे चलाते हैं, तो इस ए और सी के बीच में कहीं पर, नॉट एग्जैक्ट मिड पॉइंट बट
कहीं पर हमको एक ऐसा पॉइंट मिलता है, एक ऐसा बिंदु मिलता है जहां पर इस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 शो होता है, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर की नीडल होती है उसमें कोई डिफ्लेक्शन हमको नहीं दिखता है। ऐसी कंडीशन को हम बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। और बैलेंस कंडीशन में जो है हम मान लेते हैं कि सपोज इस ए से जे तक जो बैलेंस लेंथ है वो एल लेंथ पर ये सर्किट बैलेंस हो रहा है। स्मॉल एल लंबाई पर हमारा जो विद्युत परिपथ है मीटर सेतु का ये संतुलन की स्थिति में है। तो क्लियर है कि अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर एल है तो जे से लगाकर सी तक की जो लेंथ होगी बच्चों वो 100 माइनस एल होगी। अगर मैं सेंटीमीटर में बात करूँ तो, क्योंकि 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, अगर यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन एल सेंटीमीटर है तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो 100 माइनस एल सेंटीमीटर होगा। अब हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो ए से लगाकर बी तक का जो रेजिस्टेंस अगर वो P है और बी से लगाकर सी तक का रेजिस्टेंस अगर Q है, तो इस ए से बी तक का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा बच्चों वो इसके साथ में जो यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस होगा, जो प्रति एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध होगा उसका इसमें मल्टीपल हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हमको मालूम पड़ जाएगा। यानी कि हमको एक नई टर्म की ओर आवश्यकता है कि ये जो वायर है AC, इस वायर का यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस कितना है, यानी कि एक एक टुकड़े का प्रतिरोध कितना है। तो हम मान लेते हैं कि जो इनिशियल पार्ट है इसका, जो सिंगल पार्ट है, यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस जो है, यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि वो जो हमारे पास है वो स्मॉल x है। तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ये जो भी चीज़ मैं डेराइव करने वाला हूँ, ये जो लिख रहा हूँ ये सब प्रिंसिपल कर रहे हैं हम इसका। ये जो फॉर्मूला डेरिवेशन, प्रिंसिपल तो हमने समझ लिया, फॉर्मूला डेरिवेशन के मीटर ब्रिज की का कौन सा फॉर्मूला आएगा जिसकी हेल्प से हम एस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने लिखा है कि यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस अगर एक्स है, ये फार्मूला डेरिवेशन के लिए यहाँ से मैंने राइट करा इसको, यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस एक्स है तो टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा P का, वो हो जाएगा LX, और जो Q का हो जाएगा बच्चों वो 100 माइनस L इंटू एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हो गए, एक हो गया P, एक हो गया Q, एक हो गया R और एक हो गया S। और जब हमको 4 रेजिस्टेंस मालूम पड़ जाते हैं तो हम व्हीट स्टोन सेतु का जो प्रिंसिपल है, व्हीट स्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उसको यूज़ करके हम इसको डेराइव कर सकते हैं। तो मैं यूज़ करता हूँ प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय, यहाँ पे राइट कर देता हूँ मैं बाय प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या कहता है, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस होता है। अब P की वैल्यू हमारे पास LX है, Q की वैल्यू जो है हमारे पास 100 माइनस L इंटू एक्स है, इज इक्वल टू R अपॉन एस। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये x से x कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू R अपॉन एस। यहाँ से अगर हम और करके इस अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करें तो S ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा R इंटू 100 माइनस L, ये ऊपर आ जाएगा और वो L नीचे आ जाएगा ओम में। तो इस तरह से जो है हमको जो है अननोन रेजिस्टेंस का फार्मूला मिल गया मीटर ब्रिज के अंदर, कि जो अननोन रेजिस्टेंस होता है S, अज्ञात प्रतिरोध S का जो मान होता है वो कैपिटल R इंटू 100 माइनस L इंटू L अपॉन L होता है, जिसमें अगर हमको कैपिटल R मालूम है जो कि रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू होती है, बैलेंस लेंथ हमको मालूम है, तो अगर ये दो चीज़ मालूम होने पर हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है मीटर ब्रिज का। तो आई होप आपको ये जो पूरा फार्मूला डेरिवेशन ये क्लियर हुआ होगा। फिर से रिपीट कर दूं, लेवल डायग्राम में जो है हमने मीटर स्केल लिया, मीटर स्केल को नीचे सेल और स्विच से कनेक्ट करा करंट पास करने के लिए। ऊपर एल शेप में जो है हमने 2 ब्रास स्ट्रिप को यूज़ करा है। ब्रास स्ट्रिप के बीच में एक गैप AB और एक गैप CD लिया है। एक गैप के बीच में नाउन रेजिस्टेंस, जिसको हम रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं, ज्ञात प्रतिरोध को जोड़ दिया। एक में हमने अज्ञात प्रतिरोध अननोन रेजिस्टेंस इसको जोड़ दिया, और फिर गैल्वेनोमीटर को यानी कि धारा मापी को जोकी से जोड़ के हमने इसको बैलेंस कंडीशन में चेकआउट करा, संतुलन की स्थिति में देखा, और जब ये बैलेंस कंडीशन में था तो उस लेंथ को हमने L लिख दिया, तो ये वाली लेंथ 100 माइनस L सेंटीमीटर हो गई। और इस तरह से हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होने के बाद हमने व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को यूज़ करके मीटर ब्रिज का फार्मूला डेराइव कर लिया। ये फार्मूला आपको याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फार्मूले के आधार पे हम इसकी प्रिकॉशन टेबल बना सकते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल।
एग्जाम में हमको ये प्रैक्टिकल में हमको ऑब्जर्वेशन टेबल भी बनानी होती है, तो कम से कम 4-5 रीडिंग हमको लेनी होती है। तो 4-5 रीडिंग के लिए आप इसको नोट कर ले। मैं आपको ऑब्जर्वेशन टेबल इस फार्मूले के आधार पे बना के समझा रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन टेबल यानी कि प्रेक्षण सारणी हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, राइट कर लिया होगा आपने। मैं इसको रब कर देता हूँ, केवल फार्मूला रख रहा हूँ मैं, बाकी मैं डायग्राम भी रब कर रहा हूँ। ओके, और डायग्राम के बाद जो है हम इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल यानी कि प्रेक्षण सारणी को समझने वाले हैं। प्रेक्षण सारणी के बाद में आपको इसमें प्रिकॉशन यानी कि क्या क्या सावधानी हमको रखनी चाहिए वो आपको क्लियर करूंगा। फिर हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की। तो देखिए आप टेबल क्या बनेगी, आप देखिए इधर कि जैसे मान लो ये हमने टेबल के लिए कॉलम बना लिए। अब ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, इसमें सबसे पहले जो है हम यहाँ पे जो है सीरियल नंबर डाल देते हैं। ये सीरियल नंबर हो गया। आपको पता है कि कैपिटल आर चाहिए, तो ये वाला जो कॉलम हो जाएगा ये कैपिटल आर का हो जाएगा। अब कैपिटल आर आपको मालूम है क्या है, ये नाउन रेजिस्टेंस है। नाउन रेजिस्टेंस है, ये ज्ञात प्रतिरोध है और जो भी वैल्यू होगी वो ओम में होगी इसकी। उसके बाद हमको क्या चाहिए, बैलेंस लेंथ एल, ये सेंटीमीटर में हमको लेना है ना। ये बैलेंस लेंथ है, बैलेंस लेंथ है, संतुलन दूरी है। उसके बाद हमको क्या चाहिए, 100 माइनस एल, यानी कि जो भी बैलेंस लेंथ आएगी उसको 100 में से माइनस कर लेंगे, ये भी सेंटीमीटर में है। और लास्ट में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एस इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल, ये भी ओम में। तो इस तरह से ये कॉलम इसके ऊपर के बनेंगे। अब इसमें यहाँ पे सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे रीडिंग जो भी प्रैक्टिकल में आए वो रीडिंग हम यहाँ पे नोट कर देंगे। तो हम इसमें खाली छोड़ देंगे क्योंकि हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं। तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे लेबोरेटरी में तो ये वैल्यू को आप फिलअप कर दोगे। तो इस तरह से इसकी प्रेक्षण सारणी या ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट हो गई। क्लियर है? अब मैं इसको रब कर देता हूँ। हम बात करते हैं इसके बाद कि मीटर ब्रिज के अंदर हमको क्या क्या प्रिकॉशन या क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जब हम प्रैक्टिकल करें, क्योंकि कोई भी प्रैक्टिकल अपन करते हैं तो उस प्रैक्टिकल में हमसे बहुत सारी गलती होने की संभावना होती है। तो देखो मीटर ब्रिज का जब भी प्रैक्टिकल हम लेबोरेटरी में करने जाएं तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो सबसे पहली सावधानी हमको ये रखनी है कि जो वायर हमको लेना है मीटर ब्रिज का, वो वायर यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन एरिया वाला हमको लेना है। यानी कि हम ऐसा वायर लेंगे नाइक्रोम का जिसका सभी जगह से क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सभी जगह एक जैसा हो, नंबर 1। नंबर 2 कि जो जोकी है उस जोकी को उस मीटर स्केल के ऊपर हमको ज़्यादा रब नहीं करना है, ज़्यादा उसको जो है स्लाइड नहीं करना है, रगड़ना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हम उसको रब करेंगे, ज़्यादा रगड़ेंगे तो ऐसा करने से जो वायर हमारा है उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में कहीं ना कहीं वेरिएशन आएगा। तीसरी सबसे बड़ी प्रिकॉशन उसमें सावधानी ये है कि जो नीचे जो हम सेल के थ्रू जो करंट पास करते हैं उस करंट को हमको मीटर ब्रिज के अंदर ज़्यादा लंबे समय तक पास नहीं करना है। जब हमको कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन लेना उसी टाइम पे स्विच को ऑन करें, बाकी टाइम पे हम स्विच को ऑफ करके रखें। ये सबसे बड़ी सावधानी उसमें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा समय तक करंट पास करेंगे तो फिर वायर जो है ज़्यादा हीट होगा और हीट होने से कहीं ना कहीं उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज आ जाएगा। और इसके अलावा जो है जितने भी जो हम स्ट्रिप लगाते हैं या अपार्टस उसका तैयार करते हैं, उपकरण तैयार करते हैं, तो वहाँ पे हम बहुत सारे स्क्रू लगाते हैं, क्योंकि ये जो है धातु की स्ट्रिप को जो है हम स्क्रू के थ्रू उसको टाइट करते हैं कस के। तो हमारे जितने भी स्क्रू है वो सारे अच्छे से टाइट कसे हुए होने चाहिए, ताकि जो रेजिस्टेंस बॉक्स लगाए हम, अननोन रेजिस्टेंस लगाए, तो वो हिले डुले नहीं और हमारा जो प्रैक्टिकल है वो कंप्लीटली जो है बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाए। तो इस तरह से हमारा जो मीटर ब्रिज है उसका जो पूरा जो भी मटेरियल हमको समझना था वो सारा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं दूसरे नंबर पे पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल की। अब ये पोटेंशियोमीटर क्या होता है और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, मैं इसको रब कर देता हूँ नीचे वाले पोर्शन को, और उसके बाद हम इसकी बात करते हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है और पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो देखो सबसे पहली चीज़ पोटेंशियोमीटर, यानी कि अगर आप इसको थोड़ा सा डिवाइड करके देखोगे तो पोटेंशियल मेजर करने वाला मीटर,
यानी कि पोटेंशियोमीटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, एक विद्युतीय उपकरण होता है जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से हम किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं, विभव को माप सकते हैं। तो जो विभव को मापने वाली जो उपकरण होती है उस उपकरण को हम पोटेंशियोमीटर या विभव मापी कहते हैं। अब इसमें एक इंस्ट्रूमेंट और होता है जो कि पोटेंशियल को मेजर करता है और वो होता है वोल्टमीटर। आपने देखा भी होगा बाजार में रेडीमेड मिलता है वोल्टमीटर, उसके ऊपर वी लिखा हुआ होता है, वो भी पोटेंशियल को मेजर करने का काम करता है, लेकिन दोनों अलग अलग प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो ये वाला जो पोटेंशियोमीटर है ये नल डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, शून्य विक्षेप विधि के ऊपर आधारित काम करता है, यानी कि जब सर्किट में बैलेंस कंडीशन में होगा तभी ये पोटेंशियोमीटर जो है सही वैल्यू को मेजर करेगा, विभव को मापेगा। और जो हमारा वोल्टामीटर होता है वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि वोल्टामीटर जो है वो डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर बेस्ड है, इसलिए दोनों में कहीं ना कहीं वेरिएशन है। और एक अलग से हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पोटेंशियोमीटर इज सुपीरियर ओवर ए वोल्टामीटर वाई, यानी कि जो हमारा विभव मापी होता है ये वोल्टमीटर से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, क्यों? तो उसको हम अलग अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर और उसके प्रिंसिपल की। तो पोटेंशियोमीटर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, पोटेंशियल को मेजर करने वाली डिवाइस होती है। हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो इसका जो प्रिंसिपल है बच्चों वो भी एक डायग्राम बेस्ड प्रिंसिपल है। डायग्राम में हम क्या करते हैं कि ये जो है एक मीटर स्केल लेते हैं वापस से, ये AC एक मीटर स्केल है। अब इस मीटर स्केल को हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है इस तरह से एक ड्राइवर सेल के साथ हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं। ड्राइवर सेल C चाहो तो E नाम दे देता हूँ मैं, नाम दे देता हूँ ड्राइवर सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। और यहाँ पे जो है एक रियोस्टेट जिसको हम परिवर्तित प्रतिरोध बोलते हैं RH। रियोस्टेट एक ऐसा होता है कि उसमें टैपिंग की होती है, उस टैपिंग की को अलग अलग जगह पे जब हम टैप करते हैं तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी हो जाती है, बदल जाती है। तो जब बदलने वाला रेजिस्टेंस होता है उसको हम परिवर्तित प्रतिरोध या रियोस्टेट बोलते हैं और उसको RH से शो करते हैं। और यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं, स्विच लगाने के बाद ये हमारा जो सर्किट है ऊपर वाला ये कंप्लीट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सर्किट। ये जो प्राइमरी सर्किट होता है इसके बाद नीचे वाले पोर्शन में एक एक्सपेरिमेंटल सर्किट हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं। ये जो मीटर स्केल है, अब मीटर स्केल की लेंथ कैपिटल मैंने L कंसीडर करा है कि A से C तक की जो टोटल लंबाई है वो L है। अब इसमें नीचे क्या करेंगे हम, तो नीचे इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल सेल को कनेक्ट कर देंगे। और सपोज मैंने उसका नाम जो है इसको दूसरा दे देता हूँ, मैं इसको P नाम दे देता हूँ और यहाँ पे जो है E नाम दे देता हूँ। ये एक्सपेरिमेंटल सेल है। अब इस एक्सपेरिमेंटल सेल के साथ हमको यहाँ पे क्या करना है कि एक गैलोमीटर कनेक्ट करना है और गैलोमीटर में यहाँ पे जोकी कनेक्ट करेंगे। अब ये जो जोकी है, इस जोकी की मैं दो पोजीशन आपको शो करता हूँ। ये वाली पोजीशन जो है J1 है, ये J है, और एक पोजीशन इधर वाली जो है वो J2 है। ये तीन पोजीशन मैंने इसलिए शो करी है यहाँ पे कि हम क्या करेंगे कि इस जोकी को इस मीटर स्केल के ऊपर थोड़ा सा आगे पीछे चला के हम चेक करेंगे कि हमारा जो विद्युत परिपथ है, जो सर्किट है, वो कब बैलेंस कंडीशन में आ रहा है। सपोज करो कि जब हम इधर ले गए A की तरफ तो उसमें डिफ्लेक्शन J1 की तरफ शो हुआ, जब हम C की तरफ लाए तो डिफ्लेक्शन J2 की तरफ शो हुआ, लेकिन J1 और J2 के बीच में हमको एक पॉइंट ऐसा मिला J पॉइंट, उस J पॉइंट पर जो हमारा सर्किट है वो बैलेंस कंडीशन में है। और उस लेंथ को मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि A से J तक की जो बैलेंस लेंथ है बच्चों वो स्मॉल l है। तो इस तरह से ये संतुलन लंबाई हमको मालूम पड़ गई कि कितनी लेंथ पे वो बैलेंस हो रहा है। ठीक, अब यहाँ से जो है करंट I और ये जो ऊपर से करंट आएगा ये ड्राइवर सेल है और ये एक्सपेरिमेंटल सेल है। अब दोनों को हमको एक साथ यूज़ नहीं करना है, हम इसको दो टुकड़े में समझने वाले हैं कि जो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है वो किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल होता है उसमें ऊपर वाले सर्किट में हम बोलेंगे कि ये मेन सर्किट है और नीचे वाला एक्सपेरिमेंटल सर्किट है। अब मेन सर्किट में क्या होगा, आप देखिए आप कि जब अपन यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे तो ये जो हमारा ड्राइवर सेल है, ड्राइवर सेल मतलब इसका ईएमएफ इसके ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए। ये इसकी सबसे बड़ी प्रिकॉशन है, सबसे बड़ी सावधानी है कि जब पोटेंशियोमीटर का इस तरह का स्ट्रक्चर हम कंप्लीट करते हैं तो ये वाला जो सेल होता है मेन सर्किट वाला, उसका ईएमएफ हमेशा एक्सपेरिमेंटल सेल के ईएमएफ से ज़्यादा होगा, तभी ये काम करेगा। तो हम ये लेके चल रहे हैं कि इसका ईएमएफ ज़्यादा है। तो यहाँ से जो है आई करंट आया। अब ये जो आई करंट, अभी मैंने इसको कनेक्ट नहीं करा है, ऊपर वाले सर्किट की बात कर रहा हूँ।
ऊपर वाले सर्किट में क्या होगा आपको पता है कि जब हम ए से सी की तरफ जाएंगे तो ये जो करंट है ये ए से सी की तरफ जाएगा। तो जब हमको पता है कि ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तभी तो करंट फ्लो होगा दोनों टर्मिनल के बीच में। तो हम ये मान के चलें कि इसका पोटेंशियल V है और इसका पोटेंशियल 0 है इस पॉइंट पे। तो जब A से हम C की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल में इसमें कहीं ना कहीं गिरावट आएगी जब हम C पे देख रहे हैं। तो अब ये जो पोटेंशियल में गिरावट आ रही है क्यों आ रही? क्योंकि इस वायर का अपना खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में पोटेंशियल में फॉल हो रहा है। तो इस मीटर स्केल के ऊपर A से C की तरफ जाने पर पोटेंशियल में जो गिरावट होती है, पर यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल जो फॉल्स होता है, प्रति एकांक लंबाई में विभव में जो पतन होता है, उसको हम विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। और वो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है उसको मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ कि उसको हम रो से शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? रो से। ये विभव प्रवणता। अब ये क्या होगी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो L है, और अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, क्योंकि इसको हम V लिख रहे हैं और इसको 0 लिख रहे हैं, तो V माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा। तो रो इज इक्वल हो जाएगा V अपॉन कैपिटल L। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब ये ऊपर वाले सर्किट से हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम बोलते हैं विभव प्रवणता, और ये विभव प्रवणता क्या होती है कि पर यूनिट लेंथ पर वायर में जो पोटेंशियल में चेंज होता है, जो फॉल्स होता है, उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता कहते हैं। ये हमारा इक्वेशन कंप्लीट। अब नीचे वाले एक्सपेरिमेंटल सेल को कनेक्ट करके हम इसकी दूसरी वैल्यू को चेकआउट करते हैं। सपोज हमने इस एक्सपेरिमेंटल सेल को इस गैलोमीटर से कनेक्ट करके हमने डिफ्लेक्शन को चेक करा, और जब हमारा सर्किट जो है बैलेंस कंडीशन में है, जिस लंबाई को हमने L माना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा आप देखिए कि जब बैलेंस कंडीशन में होगा तो A से J तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो A से J तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ठीक इस एक्सपेरिमेंटल सेल के EMF के बराबर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब हमारा विद्युत परिपथ बैलेंस कंडीशन में होगा, संतुलन की स्थिति में होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों, A से J तक का जो विभवांतर होगा, वो इस एक्सपेरिमेंटल सेल के EMF के ठीक बराबर हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में ये हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा कि अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम रो से ही लिखें तो जो V है ये पोटेंशियल डिफरेंस है A से J तक का, और जो हमारा बैलेंस लेंथ है ये L है। तो अब मैं इस V को रिप्लेस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि A से J तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस सेल के EMF के ठीक इक्वल होगा बैलेंस कंडीशन में। और अगर EMF को मैं E से लिख रहा हूँ इन बैलेंस कंडीशन, कौन सी कंडीशन में? बैलेंस कंडीशन में। तो यहाँ से जो हमको सेल का, एक्सपेरिमेंटल सेल का जो EMF मिलेगा बच्चों, वो रो इंटू L मिलेगा, और यही जो है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। ठीक है, इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। आपको एपार्टस पूरा समझाना है। इसमें मेन सर्किट है, एक्सपेरिमेंटल सर्किट है। मेन सर्किट को लेके इक्वेशन फर्स्ट बनेगा, एक्सपेरिमेंटल सेल को जो है फार्मूला चेंज हो जाएगा, वहाँ से हमको एक्सपेरिमेंटल सेल के EMF की जो वैल्यू मिलेगी वो रो इंटू L मिलेगी। यानी कि ये मतलब निकला इसका कि जो क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटल सेल का जो EMF होता है वो बैलेंस लेंथ और पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये इसका प्रिंसिपल या सिद्धांत है। ठीक है, अब इसमें भी हमको प्रिकॉशन रखनी है कि क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो जो मीटर ब्रिज में हमने प्रिकॉशन रखी थी उससे मिलती जुलती ही इसमें प्रिकॉशन है। पहली चीज़ तो ये है कि EMF ऑफ द ड्राइवर सेल मस्ट बी ग्रेटर देन कंपेयर टू एक्सपेरिमेंटल सेल, यानी कि जो प्रायोगिक सेल अपने जो चालक सेल होता है उसका विद्युत वाहक बल हमेशा प्रायोगिक सेल से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें क्या होगा कि जो हम जॉकी को इस वायर के ऊपर जो है बैलेंस कंडीशन में लाने के लिए जब चेक करते हैं तो जॉकी को ज़्यादा स्लाइड नहीं करना है। और तीसरी चीज़, स्विच को तभी ऑन करें जब हमको प्रैक्टिकल करना हो। तो इस तरह से पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल भी खत्म होता है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।